साथियों, नो मुद्दा है। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नीरज की एक कविता है। कारवां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। बड़ी मार्मिक कविता है, बड़ी ही सुंदर कविता है और बड़ा ही संदर्भित कविता है। उम्र के उतार का चढ़ाव देखते रहे। मैं भी एक उम्रदराज व्यक्ति हूँ और 1948 में जब मैंने होश संभाला तब पहली आज़ादी मिल चुकी थी। आज़ादी यहाँ तीन है। एक आज़ादी 1947 में मिली थी, एक आज़ादी 2014 में मिली थी और एक आज़ादी 2024 में। निराला देश है। 1948 में गांधी जी को शौकियन गोली मारी गई, जिसको अंजाम दिया जिसने, उसको आप सभी जानते हैं। और उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे के लोग, उसके पीछे की थ्योरी सब जानते हैं आप। तो 1948 में मैं होश ही संभाला था कि गांधी जी की हत्या हो गई। थोड़ा थोड़ा संज्ञान मुझे आ रहा है। मैं 6 या 7 वर्ष का रहा हूँ। बुद्धि विकसित होने का सवाल ही नहीं। बस कानों में सुनाई दे रहा था और आंखों से जो दिखाई दे रहा था वही याद है मुझे। दिमाग में कोई चीज है नहीं। क्या याद है? हम लोगों का एक गांव से बाहर बैठका हुआ करता था गांव में, जहां पर एक शिव मंदिर था। उस मंदिर के मैदान में गांव के सारे लोग एकत्र थे। जिसमें राजपूत बिरादरी थी या क्षत्रिय बिरादरी थी, दलित बिरादरी थी, मौर्य थे, यादव थे, ये निषाद थे। हमारे गांव के पास ताल है जहां निषादों की बस्ती बहुत ज्यादा है। सभी वर्ग के लोग थे जो गांव में थे। एक पंक्ति में बैठ करके खाना खा रहे। ब्राह्मण भी थे। सब एक पंक्ति में एक लाइन में बैठे हुए थे। लंबी लाइन थी। खाना क्या था? गांधी जी की अंत्येष्टि भोज था। वैसे तो यहाँ जाति प्रधान देश है ये, और जातियों के अलग अलग व्यवस्था है, जातियों के अलग अलग रीति रिवाज हैं और हर काम जातियों के अलग अलग है। लेकिन गांधी की अंत्येष्टि में सभी इकट्ठे थे और एक साथ खाना खा रहे थे। उससे थोड़ा पीछे जाएं तो एक ठाकुर साहब, जो गांव के संपन्न व्यक्ति भी थे, वो लग्गी लिए थे। लग्गी माने आप जानते होंगे, बांस के एक छड़ी में एक लोहे की कील ठोक करके और उसमें एक कपड़ा बांध दिया जाता था जिसमें थोड़े से चावल होते थे, और 10 दिन वह व्यक्ति जमीन पर सोता है। आज भी है अंत्येष्टि का कार्यक्रम। ये जो ढोंग पाखंड आडंबर है, ये तो आज भी जिंदा है, बरसों से जिंदा है, चला आ रहा है। और ये बताया जाता है ये भगवान ने बनाया है या ग्रंथों ने बनाया है। तो उसी तरह की व्यवस्था थी। 10 दिन बाद उनका 10वां किया गया।
सारा गांव मिल करके 10वां किया गया। जिसको इच्छा हुई वो अपने बाल मुड़वाए। और अंत्येष्टि भोज 13 दिन बाद होती है, तो 13वें दिन जो है अंत्येष्टि भोज हमारे बैठके के पास ही स्थित मैदान में हो रहा था, जहाँ शिव मंदिर। अजीब सा दृश्य था। और ऐसा जैसा लोगों ने, हमारे बड़े लोगों ने बताया कि ये हर गांव में हो रहा। एक व्यक्ति मरता है तो उसके परिवार वाले अंत्येष्टि करते हैं। गांधी के मरने पर गांव गांव में अंत्येष्टि की गई। सारा गांव एक मंदिर के मैदान में इकट्ठा होकर के भोजन कर रहा था, अंत्येष्टि कर रहा था। उसका हल्का सा दृश्य अभी भी मेरे जेहन में, याददाश्त में विद्यमान है। शिवरात्रि के टाइम में, ये जनवरी का किस्सा है, 30 जनवरी को हत्या हुई थी, फिर 13 दिन बाद अंत्येष्टि हुई होगी, और उसी के तुरंत बाद, थोड़े दिनों बाद, शिवरात्रि का मेला गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा शिव मंदिर है बड़ा सा, वहां लगता था। उस मेले में भी मैं अपने दादी के साथ गया था। वहां एक गाना बड़ा तेजी से गाया जा रहा था और किताबें बेची जा रही थी। पतली पतली किताबें जो है, जो मेले में जैसे गांव में होता है, वो गांव का ही मेला था बेसिकली। तो वहाँ किताबें बेची जा रही थी और ये गाना गाते हुए बेचा जा रहा था। गांधी बाबा गैले सूरधामा, दुनिया में धुआं उड़ा के। गांधी बाबा गए सूरधामा, दुनिया में धुआं लगा के। मतलब था कि गांधी जी की मृत्यु हो चुकी है, सुधामा गए मतलब मृत्यु हो चुकी है, और पूरे देश में बल्कि दुनिया में अफरा तफरी मची हुई कि गांधी जैसे व्यक्ति को किसी दुष्ट व्यक्ति ने, किसी नीच व्यक्ति ने, किसी बददिमाग ने गोली मार दी। और ये केवल भारत में नहीं, केवल मेरी गांव में नहीं, पूरी दुनिया में इसका हंगामा था, जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग बात करते थे और मैंने सुना था। इस अप्रत्याशित घटना, जिसका कोई औचित्य नहीं था, तो इस अप्रत्याशित घटना पर सभी चर्चा कर रहे थे, आक्रोश जता रहे थे और दुख व्यक्त कर रहे थे। बात कम उम्र होने की वजह से बहुत तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी समझ में भी आ रही थी और याददाश्त भी बनी। एक अद्भुत घटना थी। जो कहते हैं ना कि विधि के विधान में मानव का अधिकार ही क्या है, तो लगा वो विधि का विधान था। वो दुष्ट व्यक्ति गांधी की हत्या करने के लिए ही पैदा प्रकृति ने किया था। फिर जिंदगी बढ़ती रही, कटती रही, उम्र बढ़ती रही और अनुभव मिलते गए। गांव में कोई भी शिक्षित नहीं था, और अगर शिक्षित था तो बहुत दर्जा 4 तक गांव में पढ़ाई होती थी, वही दर्जा 4 तक की पढ़ाई किया। दूर दूर तक मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 तक, 6ठी दर्जा से 8वीं दर्जा तक पढ़ाई के लिए 6 से 7 किलोमीटर जाना पड़ता था पैदल। और मैं स्वयं
6 से 7 किलोमीटर चल करके दर्जा 6 में पढ़ता था। ये बात 1954 की है। पढ़ाई क्या थी? पढ़ाने वाले शिक्षकों में ब्राह्मण भी थे, मुस्लिम भी थे, पिछड़ी जात के भी थे, तमाम लोग थे। और अध्यापक क्या थे? पूरी तरह से समर्पित थे। समर्पित का तात्पर्य यह था कि एक अध्यापक हम लोगों के हुआ करते थे सोहराब। सोहराब मैथमेटिक्स और अंग्रेजी पढ़ाते थे और रात को स्कूल में ही रुकते थे। बच्चे जो घर से अनाज लाते थे और स्कूल का चपरासी जो खाना बनाता था उसी में खाना खाते थे, उन्हीं के साथ सोते थे। और दिन में तो पढ़ाते ही पढ़ाते थे, रात में भी 8वीं दर्जा के लड़कों को पढ़ाते थे अंग्रेजी और मैथमेटिक्स, ताकि स्कूल का रिजल्ट बढ़िया और फर्स्ट डिवीजन अधिक से अधिक लड़के आए। ये समर्पण था, ये उत्साह था, ये हिम्मत थी। और लड़के सोहराब मास्टर को भगवान की तरह मानते थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होती थी। 6 किलोमीटर हम लोग जाते थे सुबह खाना वगैरह लेकर के, और 6 किलोमीटर वापस आते थे। मतलब पढ़ने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करते थे। सुबह जगते थे, तैयार होकर के स्कूल 10 बजे पहुंचना होता था। जाड़े के भी दिन में, गर्मियों के भी दिन में, गर्मियों में तो छुट्टी ही हो जाती थी। तो इस तरह का वातावरण, बड़ों का मान सम्मान स्वयं की प्रेरणा से करते थे। एक मानवीयता का वातावरण था। जातियां जरूर थीं, जातियों का भेदभाव जरूर था, और ज्यादा था दलितों की दुर्दशा थी। गांव में बैलों के द्वारा फसलों से अनाज निकाला जाता था, जिसको देसी भाषा में दौरी कहते हैं, और बैल उसमें अनाज भी खाते रहते थे। बैलों के गोबर से जो अनाज निकलता था वो गांव के दलित उसको ताल में धो करके, एक बहुत बड़ा ताल था, झील था कह लीजिए, वहां धो करके और उस अनाज का पीस करके घर में चक्कियां होती थी। आटा चक्कियां जो है पावर से चालित जो है नहीं हुआ करती थी, तब सारे अनाज घर में पीसे जाते थे, बनाए जाते थे, खाए जाते थे लकड़ी पर, और तमाम तरह की चीजें थी। कोई सुख सुविधा की बात नहीं थी जैसा आज है, लेकिन मानवीयता ऊंचे स्तर पर थी। मानवता का पालन सभी करते थे। मानवीय गुणों से हम लोग ओतप्रोत हुआ करते थे, और अपने अध्यापकों को भगवान से कम नहीं समझते थे, बिल्कुल कम नहीं समझते थे। पूरी तरह अनुशासन का वातावरण होता था। शहर जाना होता था, जिला मुख्यालय, तो पैदल जाते थे। जिला मुख्यालय हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर था, और हम लोग पैदल जाते थे और आते थे। जिस झील की मैं बात कर रहा हूं उसमें बाढ़ आ जाती थी तो धान की फसल जो होती थी वो खत्म हो जाती थी। किसी तरह से गुजारा होता था। न सिंचाई के साधन थे, न खाद थी,
न बीज था, न कोल्ड स्टोरेज से सुख सुविधा के कोई भी चीजें नहीं थी, लेकिन साहस था, उत्साह था। किस चीज का? लोगों में उत्साह था, साहस था, आजादी मिलने का। नेहरू जैसे नेता थे, पटेल जैसे नेता थे, राजेंद्र बाबू थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लोहिया थे, अन्य स्थानीय तमाम नेता थे। सब समर्पित थे। जो देश विपन्न हालत में मिला हुआ था, 12% साक्षरता दर थी। कई कई गांव में पढ़ने लिखने वाले नहीं मिलते थे। चिट्ठियां लिखने के लिए लाले पड़ जाते थे। आधे गांव की चिट्ठी मैं खुद लिखता था। ये 1958-59 की बात है। तो गांव का वातावरण बिल्कुल भारत के गांव जैसे थे। एक विपन्न स्थिति थी। कपड़ा राशन पर मिलता था, मोटे अनाज खाने पड़ते थे। एक अनाज बोया गया, उसकी फसल पकी, उसको खा गए हम लोग, फिर दूसरी फसल का इंतजार होता था कि जब वो फसल पके तो खाए। मतलब पूरी तरह से विपन्नता थी। शरीर पर कपड़े नहीं थे। ऊनी कपड़ा तो गांव में शायद ही किसी के पास हो, लेकिन गांव में 4-4 पुस्तकालय चलते थे। प्रभात फेरी 15 अगस्त को पूरे धूमधाम के साथ होता था और पूरे गांव में प्रभात फेरी होती थी और तमाम लोग उसमें शिरकत करते थे। गांव में ही गर्मियों के दिनों में नाटक खेला जाता था। तो 54-55 में बगल के गांव में, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर था, किसी चौबे जी ने अपनी चीनी मिल स्कूल के लिए दे दिया। नया स्कूल खोला गया। उसमें स्कूल का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई हिचक नहीं। पूरा उत्साहमय जीवन था। सब लोग उत्साह में रहते थे। सब लोग जैसे देश के लिए समर्पित हो। सड़कें श्रमदान से बनाई जाती थी। सड़कें थी ही नहीं। जो भी पगडंडियां या रास्ते थे थोड़े बहुत चौड़े, उस पर गांव के सारे लोग मिलकर के मिट्टी फेंक करके बराबर करके उसे सड़क बनाते थे। और धीरे धीरे खबरें आती गई, इसी गांव में भी स्कूल खुल गया, उस गांव में भी स्कूल खुल गया। और स्कूल में कोई भेदभाव नहीं। दलित बच्चों को हम लोग घर से जाके ले आते थे। दलित बच्चे भी पढ़ने लगे और सारे समाज के लोग शिक्षा में संलग्न हो गए। देश में एक अजीब वातावरण हो गया कि शिक्षा अवश्य लेनी है। और हमारे नेताओं ने भी गांव के लोगों का मनोबल बढ़ाया। स्कूल खुले, जगह जगह स्कूल खुले, सड़कें बननी शुरू हुई, धीरे धीरे ब्लॉक खुले। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमारे गांव के पास ब्लॉक खोला गया। ये 1957 की बात है। तब सुनने को मिलता था कि नेहरू जी रशिया गए थे, तो रशिया की कम्युनिस्ट सरकार के लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि इकट्ठे आप काम नहीं कर सकते, ब्लॉक खोलिए, ब्लॉक में कुछ गांवों को लीजिए और उस ब्लॉक का डेवलपमेंट करिए। इसलिए उसको ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी पोस्ट किए गए। जब हम लोग 8th क्लास में आए तो ब्लॉक के एडीओ, असिस्टेंट डेवलपमेंट अधिकारी आते थे, भाषण देते थे। हम लोग उनकी बातों को सुनते थे और एक उत्साह का संचार होता था। ग्राम सेवक उनके नीचे बनाए गए ब्लॉक में। ग्राम सेवक गांव में
खाद का प्रचार करने लगे, बीज का प्रचार करने लगे और ट्यूबवेल लगवाने के लिए प्रेरित करने लगे। तब तक 1962, 63, 61 के बात है, 60 की बात है कि रिहंद जलाशय पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लगाया है, सरकार ने लगाया और 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ, जबकि शहरों में 10-10, 15-15, 14-14 मेगावाट की यूनिटें लगाई गई थी। बनारस जैसे शहर में वो तो अंग्रेजों की देन थी, लखनऊ जैसे शहर में और आगरा जैसे शहरों में, बड़े शहरों में 5 ही बड़े शहर होते थे उत्तर प्रदेश में जिनको केवाल्स टाउन कहते थे, कानपुर, लखनऊ, बनारस, आगरा और इलाहाबाद। तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट देखने को मिला। सड़कें पक्की हुई, 8वीं क्लास तक आते आते, 9वीं क्लास तक आते आते छोटे छोटे शहरों में भी बिजली का प्रचार हुआ। हमारे शहर में भी बिजली का प्रचार हुआ, बिजली आई, बसें नई नई आई, डेसिमल सिस्टम लागू हुआ और तमाम चीज, रोज एक नई चीज देखने को मिलती थी, रोज एक नया सुनने को मिलता था। धीरे धीरे करते करते 1900 हमारे नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी कहते थे हमें तो इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। और वो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट पर जब उन्होंने पहली बार उसका उद्घाटन किया, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी था और नहर भी थी। भाखड़ा नांगल बहुत बड़ी नहर है और वहां रोने लगे, भावुक हो गए। उनका कहना था मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। विदेशों में तो मैंने देखा था, भावुकता थी, नित नए नए चीज होने लगे, गांव में ट्यूबवेल्स लगने लगे, बिजली आ गई, खाद मिलने लगी, बीज मिलने लगे। पंतनगर यूनिवर्सिटी बन चुकी थी जहां नए नए बीजों पर रिसर्च हो रहा था और नित नए विकसित हो रहे थे। ये बात मैं आपको बताऊं कि 1900 नेहरू जी की मृत्यु जो है 64 में हो गई थी, लेकिन उनके आने वाले पीढ़ियों के जो प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अन्य, इन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी देश के लिए। पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान उस समय नया नया दुश्मन था। चाइना से लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत का झंडा बुलंद रहा। इंदिरा गांधी ने जो किया वो आप जानते हैं। उन्हें पाकिस्तान को ऐसा सबक दिया जो पूरी दुनिया में मिसाल बन गया, एग्जाम्पल बन गया और उन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। समय के साथ चीजें बदलने लगी, तब जिंदगी चढ़ाव पर थी, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। फिर दूसरी आजादी आ गई, 2014 में दूसरी आजादी हुई। एक अदना सा आदमी जिसको बात करने की तमीज नहीं है, खड़ा होने की तमीज नहीं है, वो दूसरी आजादी ले आया और 2014 में जो दूसरी आजादी आई तो तरह तरह के चीजें देखने को मिली, सुनने को मिली। ये फिल्मी आजादी थी या है, अभी तो तीसरी आजादी का जिक्र करेंगे। ये फिल्मी आजादी है, 2014 में फिल्मी आजादी मिली। फिल्मों में सब कुछ जो है
सब कुछ किया, कुछ भी सही नहीं होता। फिल्म तो फिल्म है, इंटरटेनमेंट का साधन है। तो दूसरी आजादी में, फिल्मी आजादी में नए नए जुमले सुनने को मिलने लगे। 56 इंच का सीना, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, काला धन की वापसी। अरबों रुपए का काला धन जो है, कई हजार करोड़ का काला धन विदेश स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, विदेशों में पड़ा है, उसकी वापसी आया 1 पैसा नहीं। सभी के खाते में 15-15 लाख। पब्लिक गदगद हो गई, सुन के ही गदगद हो गई कि अब 15 लाख आने वाले हैं। किसानों की आय दुगुना हो गई। और फिल्मी आजादी का हीरो, जो कभी चाय बेचता था, कभी भीख मांग के खाना खाता था, कभी झोला उठा के चलने की बात करता था, तो फिल्मी हीरो ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। और उससे पहले, आजादी मिलने से पहले, एक बहुत पुरानी मस्जिद टूटी और मंदिर की बात शुरू हुई। मस्जिद तोड़ने वाले के नेता और नई मंदिर बनने की बात करने वाले नेता आज जेल से भी बदतर स्थिति में पड़े हुए। उन्हें इतनी समझ में नहीं आई, इतनी सांप्रदायिकता दिमाग पर थी, इतनी बात समझ में नहीं आई कि इससे देश का भला होने वाला नहीं है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, इससे उनका स्वयं का भला नहीं हुआ। ये बात उन्हें समझनी चाहिए कि उनका भी भला नहीं हुआ। एक छोटी सी जिंदगी में भला करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? और आज जो दुर्दशा की जिंदगी वो जी रहे हैं, वो उसके लिए वो स्वयं दोषी। तो फिर तरह तरह की कहानियां, नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स का सामना करते हुए जिंदगी बढ़ रही, और बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ नौकरियों के बदले जो नौकरियां थी वो भी खत्म हो गई। जो नौकरियां विद्यमान थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। और दूसरे देशों में सरकार बनवाने की क्षमता देश के अंदर पैदा हो गई। अब की बार ट्रंप सरकार लगा देश जो है विकास कर रहा है, लगा देश में जान है, ताकत है, शक्ति है, जो अमेरिका की सरकार भी हम बनवा रहे हैं। और उसके लिए देश में ये ढोंगी पाखंडी आडम्बरी जो है यज्ञ भी कर रहे हैं, और सरकार बन भी गई। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि हथकड़ी बेड़ी लगा करके अप्रवासी भारतीय जो गलत तरीके से गए थे, उन्हें जहाजों से भेजा गया, फिर तरह तरह से अपमानित किया गया, फिर 50% टैरिफ लगा करके व्यापार को समाप्त कर दिया, और आज तक यथास्थिति बनी हुई। और हमारे आजादी के, दूसरी आजादी के नेताओं की गिग्गी बधी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो फिल्मी अंदाज में कोई फिल्मी हीरो, कोई फिल्मी हीरोइन को आगे करके कहना चाहिए वो ट्रंप से बात करे और आजादी को बरकरार रखे। फिर ये भी सुनने को मिला कि, देखने को मिला, रुपया गिरने का या मुद्रा के गिरने का अनोखे अंदाज में उपहास और अनोखे अंदाज में समर्थन भी देखने को मिला। जब 60 पर रुपया था, तब
उसका अनोखे अंदाज में विरोध किया गया। रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार भ्रष्ट होती है, और अब अनोखे अंदाज में उसका समर्थन किया जा रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, पर मूर्खों के समझ में नहीं आ रहा है। रुपया गिरने का ध्यान ही मत दो। तो अनेक चीजें हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों का अनोखे अंदाज में उपहास और अपमान, यह भी देखने को मिला। ये भी एक अजूबा चीज था कि एक ही पद का आदमी उसी पद के पूर्व बैठे हुए सीनियर जो उसके हैं, उनका किस तरह से उपहास करता है और किस तरह से अपमान करता है, उसका नायाब तरीका देखने को मिला। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए और तीसरी आज़ादी का मौज लीजिए और दूसरों को भी समझाइए। कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।